आजकल शादियों का बजट करोड़ों में जाता है। होटल्स बुक किए जाते हैं, रिजॉर्ट्स बुक किए जाते हैं। बेटी के माता पिता कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। खर्चे करते करते लगभग कंगाल हो जाते हैं और इसके बाद उन्हें पता चले कि उनके दामाद में इम्पोटेंसी की कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर एक पहाड़ गिर पड़ता है। इसके बाद वो कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, अपनी बेटी को तलाक दिलवाने के लिए प्रयास करते हैं और उनके करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आज की समस्या है, हमारे शास्त्रों में भी इस समस्या का जिक्र किया गया है। हज़ारों वर्षों से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मेल इम्पोटेंसी को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। हमेशा इस समस्या को दबा दिया गया है। लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसका उल्लेख भी है, इसकी समस्या भी है और इसका निदान भी है। आधुनिक युग में इस समस्या पर खुलकर विचार किया जा रहा है, लेकिन सही समय पर सही कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो ये है कि लोग बाग सही समय पर पहले से ही ऐसी कोई प्रावधान नहीं पाते हैं जिसकी वजह से वो पता कर पाएँ कि जिस व्यक्ति को वो अपने दामाद के रूप में चुनाव कर रहे हैं, क्या उसके अंदर इस तरह की कोई समस्या है या नहीं है। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी एक बार फिर से अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। इस बार मेरे वीडियो का टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ इम्पोटेंसी थ्रू एस्ट्रोलॉजी। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति के अंदर नपुंसकता के लक्षण पहले ही जाने जा सकते हैं यदि आप ज्योतिष का सहारा लें। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी बेटियों की शादी के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि वो निश्चित तौर पर एस्ट्रोलॉजी की मदद लें, लेकिन पूरी गहराई के साथ लें। ऐसा ना हो कि करोड़ों की शादी करें, उसके बाद उनको पता चले कि जिस लड़के से उन्होंने शादी की है उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं। मैं वीडियोस बना रहा हूं, उसके पीछे 3 मोटिव्स हैं। पहला मोटिव है कि मैं जन सामान्य को सरल भाषा में एस्ट्रोलॉजी समझा सकूं, उन्हें एस्ट्रोलॉजी की उपयोगिता के बारे में बता सकूं। दूसरा है एस्ट्रोलॉजी की जो उपयोगिता है उसके बारे में सभी लोगों में अवेयरनेस फैला सकूं। और सबसे अंतिम मेरा उद्देश्य है कि एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट की महत्वता या इसकी उपयोगिता मैं जन सामान्य को बता सकूं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि मैं अपने नए वीडियोस कब देने वाला हूँ, मेरे नए वीडियोस कब आने वाले हैं, किस विषय पर आने वाले हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं, या उनकी छोटी मोटी झलक आप देखना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का नीचे मेंशन किया गया है। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके मेरे बारे में जान सकते हैं और मेरी एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। मैं अपने वीडियोस में जो टेक्निकल शब्दों का उपयोग करता हूं, उन्हें समझाने के लिए या उन शब्दों को आप समझ सकें, इसके लिए मैंने 2 वीडियोस पहले बनाए हुए हैं, बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी 1 एंड बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी 2, कि उन वीडियोस को आप सेव कर लें या उनको 1-2 बार देख लें। यदि उन वीडियोस को आप देख लेंगे तो आप मेरे वीडियोस को तो अच्छी तरह समझ ही पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे YouTube पर उपलब्ध वीडियोस हैं उनको भी आप समझ पाएंगे। आपकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी मैं कहता हूँ कि 6th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड, लग्नेश, ये सब बातें आपको बड़ी आसानी समझ में आएंगी। मैंने बहुत बारीकी से लेकिन बहुत सरल भाषा में अपने 2 वीडियोस बना रखे हैं, उन्हें आप अवश्य देखिए। मॉडर्न एज में मॉडर्न साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और बहुत सारे मेडिकल टेस्ट्स ऐसे हैं जिससे इस बीमारी का या इस समस्या का पहले से पता लगाया जा सकता है। लेकिन विवाह के पहले इस तरह की किसी भी तरह के मेडिकल टेस्ट करवाने को मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ईगो माना जाता है और मेल्स अपने ईगो पर लेते हैं इस बात को। समस्या बाद में खड़ी होती है जब इस तरह की समस्या बाद में निकल कर आती है। मैंने कई करोड़पति अरबपतियों को देखा है जिन्होंने अपने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन उन्हें कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि लड़का और लड़की आपस में कंपेटिबल हैं या नहीं है। कंपेटिबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि पंडितों से इन्होंने कुंडलियाँ नहीं मिलवाई होती हैं, कुंडलियाँ मिलवाई होती हैं, लेकिन केवल औपचारिकता के रूप में। कभी भी इन्होंने गुण दोष से आगे बढ़कर कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे कि समग्र दृष्टिकोण सामने आए। किसी गहराई से या समग्रता के साथ कुंडली का विश्लेषण कभी नहीं किया गया। यदि कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो निश्चित तौर पर विवाह के पहले या समय से पहले पाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के अंदर कंपेटिबिलिटी कितनी है या कितनी नहीं है। कोई व्यक्ति कितना सेक्सुअली हेल्दी है या नहीं है, इस बात का पहले पता लगाया जा सकता है और ऐसा पता लगाने के बाद निश्चित तौर पर काफ़ी समस्याओं से सुलझा जा सकता है।
किसी भी मैरिड लाइफ के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉपर कंपेटिबिलिटी हो, मेंटल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर, दोनों पर कंपैटिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। मैरिज के पहले कुंडली मिलान के समय यदि कुंडली का समग्र विश्लेषण कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक इन छोटी छोटी समस्याओं को पहले से ही देखा जा सकता है। और ऐसी बात नहीं, सिर्फ देखा जा सकता है, यदि कोई समस्या है तो उसका हल भी हो सकता है। समस्या ये है कि जब समस्या पर ही गौर नहीं किया जाएगा तो उसका हल कहाँ से ढूंढा जाएगा। फिर दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, दोनों के बीच में नीरसता आती है और दोनों के बीच में झगड़े बढ़ जाते हैं, जबकि कारण कुछ और होता है और फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकलता है। चलिए अब देखते हैं कि यदि कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो प्लैनेट्स का ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो हमें ये बता सकता है कि किसी व्यक्ति के अंदर इम्पोटेंसी के लक्षण हैं या नहीं हैं, या कोई व्यक्ति आगे चलकर इम्पोटेंसी का शिकार हो जाएगा या नहीं होगा। चलिए हम विस्तार से देखते हैं। कुंडली का 7th हाउस एवं 8th हाउस किसी व्यक्ति की जीवन में सेक्सुअल रिलेशनशिप को अध्ययन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि 7th हाउस एवं 8th हाउस डिस्टर्ब है या वीक है या एफ्लिक्टेड है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में इम्पोटेंसी का अनुभव करते हैं या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति कुंडली में केतु 8th हाउस में बुध की राशि में स्थित है, अर्थात कन्या राशि या मिथुन राशि में है, तो इस बात की संभावना है कि ऐसे व्यक्ति आगे चलकर इम्पोटेंसी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समय रहते अपना इलाज करवा लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 8th हाउस में या 12th हाउस में शुक्र और शनि एक साथ बैठे हुए हैं तो भी इस बात की समस्या पैदा हो सकती है कि ऐसे व्यक्ति इम्पोटेंसी के शिकार हो सकते हैं या ऐसे व्यक्तियों के अंदर नपुंसकता के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र दोनों ही पीड़ित हैं, अर्थात दोनों पर ही राहु, शनि या केतु की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर अरुचि पैदा होती है। फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ये परफेक्ट नहीं होते हैं। किसी व्यक्ति कुंडली में 7th हाउस में यदि मैलेफिक वीनस है, वो एफ्लिक्टेड हो गया है, तो यह शुक्र भी व्यक्ति के अंदर नपुंसकता के लक्षण पैदा कर देता है। यदि 6th हाउस एवं 8th हाउस में शनि अपनी नीच राशि में हो, अर्थात शनि डेबिलेटेड हो, मेष राशि में बैठा हो, तो भी इस बात की संभावना हो जाती है कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर फिजिकल कंपेटिबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम्स आती हैं। कुंडली में 2 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें नपुंसक ग्रह माना जाता है, एक बुध और एक शनि। यदि ये दोनों ही 7th हाउस में एक साथ हों और डिग्रीज में इनके अंदर डिफरेंस ज़्यादा ना हो तो ये निश्चित तौर पर नपुंसकता के लक्षण पैदा कर देते हैं और ऐसे व्यक्ति इम्पोटेंसी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि ये व्यक्ति समय पर अपनी बीमारी को डायग्नोज करवाएं और समय पर इलाज करवाएं। साथ ही साथ यदि किसी बेटी के माता पिता ऐसे लड़कों को देख रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें, पहले इलाज हो जाए उसके बाद ही विवाह की प्रस्ताव करें। यदि कुंडली में बुध और शनि दोनों ही 7th हाउस में एक साथ हैं तो देखने में आया है कि पति पत्नी के बीच में भावनाओं में बहुत ठंडापन आ जाता है, बहुत नीरसता आ जाती है, दोनों एक दूसरे के प्रति किसी तरह का कोई आकर्षण महसूस नहीं करते हैं। नतीजतन थोड़े समय बाद दोनों में विवाद शुरू हो जाते हैं, कलह कलेश शुरू हो जाता है और यदि तलाक ना भी हो तो भी एक तरह का सेपरेशन दोनों के बीच में अनुभव किया जा सकता है। कई बार देखने में आया है कि लोग लव मैरिज करते हैं। कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि हम लव मैरिज कर रहे हैं तो ये समस्याएं तो होंगी ही नहीं, क्योंकि हम लोग फिजिकल कंपेटिबिलिटी पहले ही जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी भी है जो कुछ समय बाद व्यक्ति के अंदर इम्पोटेंसी विकसित करती है। जैसे कि यदि शनि 6th हाउस में है और अपनी नीच राशि में है या अपनी किसी शत्रु राशि में है या जल तत्व की राशि में है। जल तत्व की राशियाँ 3 हैं, एक मीन, वृश्चिक और कर्क। यदि तीन राशियों में शनि 6th हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे समय के साथ, समय बढ़ने के साथ साथ नपुंसकता के शिकार होने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए, अपनी जांचें करवाना चाहिए और समय पर इलाज लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 8th हाउस में शुक्र, शनि, बुध तीनों ही एक साथ हैं तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे व्यक्तियों में नपुंसकता निश्चित तौर पर पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति इम्पोटेंसी के शिकार होते हैं, इन्हें इस तरह की समस्याएं रहती ही रहती हैं। यदि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में मंगल और शुक्र, शनि एवं राहु से पीड़ित हो जाएं
दृष्ट हो जाएं, अफ्लिक्टेड हो जाएं, तो ये व्यक्ति को इम्पोर्टेंट बना देते हैं। व्यक्ति के अंदर फिजिकल कंपेटिबिलिटी की क्षमता बचती ही नहीं है। समय रहते ऐसे व्यक्तियों को अपनी समस्या को डायग्नोज करवाना चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और केतु फर्स्ट हाउस में हो और शनि से दृष्ट हो जाएं, तो भी व्यक्ति के अंदर इम्पोटेंसी विकसित हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों की शारीरिक अक्षमता दृष्टिगोचर होने लगती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को भी पहले से ही सावधान रहना चाहिए। एक योग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि चंद्रमा, केतु एवं शनि ये 3 ग्रह एक साथ कुंडली में फर्स्ट हाउस में हो, जिसे कि हम लग्न कहते हैं, तो हम पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति के अंदर इम्पोटेंसी के लक्षण बहुत हद तक पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लिए भी बहुत ज़रूरी है कि समय पर डायग्नोसिस हो, समय पर इलाज हो और समय पर सावधानी बरती जाए। यदि किसी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में लग्न में ही शनि और राहु हों या शनि और राहु लग्न को देख रहे हों और 7th हाउस डिस्टर्ब हो जाए, 7th हाउस वीक हो जाए या अफ्लिक्टेड हो जाए, तो भी ऐसे व्यक्तियों की मैरिड लाइफ में समस्याएं आती हैं। ऐसी स्थिति मैरिड लाइफ के लिए हम नकारात्मक ही मानेंगे। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु और शनि फर्स्ट हाउस में हो, राहु 7th हाउस में हो, केतु और शनि अपनी 7वीं दृष्टि से राहु को देख रहे हो, तो भी ऐसे व्यक्तियों में इम्पोटेंसी की समस्या विकसित हो जाती है। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नपुंसकता अनुभव करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी समय पर इलाज करवाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों एक साथ युति बनाकर 4th, 8th एवं 10th हाउस में हों, तो भी यह व्यक्ति के जीवन के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं जाता, पति पत्नी के बीच में आकर्षण नहीं होता है और कहीं ना कहीं हम इम्पोटेंसी का प्रभाव इन लोगों में देख पाते हैं। ऐसे लोग नपुंसकता के शिकार हो ही जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की बर्थ चार्ट में शुक्र जिस भी घर में बैठा हो, उस घर का स्वामी रेट्रोगेट हो जाए, वक्री हो जाए, तो भी यह मेल फर्टिलिटी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्तियों को संतान प्राप्त करने में समस्याएं आती हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इम्पोटेंसी को प्रॉपर तरीके से देखने के लिए व्यक्ति का इंडिविजुअल चार्ट का अध्ययन होना बहुत आवश्यक है। पिन पॉइंटेड जानकारी तभी ली जा सकती है या पिन पॉइंटेड तरीके से किसी बात को तभी कहा जा सकता है जबकि किसी भी व्यक्ति का इंडिविजुअल चार्ट का अध्ययन किया जाए। यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ यह बताने के लिए दिए हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इम्पोटेंसी जैसी समस्या को पहले से ही आपको बता सकता है। आप इससे डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को साधारण नियमों की तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कभी कभी कुछ ग्रह खराब होने पर भी उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि होने से वो समस्या हट जाती है, या कोई समस्या होती भी है तो किसी दूसरे ग्रह की वजह से वो समस्या नहीं रहती। इसलिए जब तक इंडिविजुअल चार्ट का अध्ययन ना हो तब तक इस बात को कहना ठीक नहीं है कि किसी व्यक्ति के अंदर ये समस्या है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि आपकी कुंडली में मेल इम्पोटेंसी के कुछ लक्षण हैं या नपुंसकता की कुछ समस्याएं आने की संभावना लग रही है तो ऐसे व्यक्ति विवाह नहीं कर सकते या ऐसे व्यक्ति ठीक नहीं हो सकते। आयुर्वेद में इसका संपूर्ण उपचार संभव है। आयुर्वेद के अनुसार हमारी वायु दोष की वजह से ही ऐसी समस्याएं आती हैं। इसमें भी अपान वायु की वजह से ही मेल इम्पोटेंसी की समस्या व्यक्तियों के अंदर ज़्यादा देखने में आई है। यदि विशेष औषधियों का प्रयोग किया जाए, जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाए, आयुर्वेद का पूरा सहयोग लिया जाए, खान पान ठीक किया जाए, स्ट्रेस को ठीक किया जाए, लाइफस्टाइल को ठीक किया जाए, तो इन सारी समस्याओं से आप बाहर आ सकते हैं। इसलिए जिन व्यक्तियों में ऐसी समस्या है या एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी से इनको पता चल रहा है, वो यदि चाहें तो उसको बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने इस वीडियो में ज्योतिष के सभी सिद्धांतों को लिख दिया है या मैंने अपने इस वीडियो में ज्योतिष के सभी सिद्धांतों को बता दिया है। बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे सूत्र हैं जो नहीं बताए गए हैं, लेकिन मेरा ये वीडियो आप सब लोगों की आंखें खोलने के लिए बनाया गया है। मैंने देखा है अरबपति, करोड़पति जो कि अपनी बेटियों की शादी में करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं, वो कुंडली मिलान के लिए 101 और 501 रुपये लेकर घूमते हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, शिक्षा देखते हैं, कमाई देखते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखते हैं। जबकि सही सुख तो तभी है जबकि बेटा और बेटी यानी दामाद और बेटी दोनों के बीच में प्रॉपर कंपेटिबिलिटी हो,
यदि ऐसा नहीं है तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन एक नर्क बन के रह जाता है। आप सभी लोग कुंडली मिलान बिल्कुल न करें। यदि समग्र अध्ययन नहीं हो रहा है तो कुंडली मिलान की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्यथा होता यह है कि आप सभी लोग ज्योतिष शास्त्र जैसे महान विषय को बदनाम करते हैं। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि यदि ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करवाएं या इसकी मदद लें तो अच्छी तरह से लें, गहराई से लें, अन्यथा बेमतलब में इसमें आपको समय खराब करने और पैसे खराब करने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई है। इसी वजह से एस्ट्रोलॉजी आज की तारीख में बदनाम हो रही है। एस्ट्रोलॉजी मिलान, कुंडली मिलान के बाद भी तलाक हो रहे हैं, कुंडली मिलान के बाद भी सेपरेशंस हो रहे हैं, कुंडली मिलान के बाद भी घर में कलह और कलेश हो रहा है। मेरा यह वीडियो काफ़ी आई ओपनिंग है और मैंने कोशिश की है कि आप सब लोगों को एस्ट्रोलॉजी की बेहतर जानकारी मिल सके और आप सभी लोग अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी की मदद से काफ़ी समस्याओं से बच सकें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आ रहा हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। अगले शनिवार फिर आपके सामने नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें और इसको समझें। नमस्कार।